हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 आईसीएसई का सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है इस चैप्टर का। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हमारे चैप्टर का सेकंड चैप्टर का वीडियो नंबर 3 है या पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम जिस कॉन्सेप्ट को समझेंगे वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ योर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स, इसका डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दे आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दे आर दी एटम्स ऑफ same elements with same atomic number, with same atomic number but different mass number, but different mass number। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम चल रहा है कि आइसोटोप्स जो होते हैं ये सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर सेम नहीं होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में ले लूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। अभी एलिमेंट सेम है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा बट मास नंबर अलग हो जाएंगे। तो कारण क्या होता है कि आइसोटोप्स बनते हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। रीजन क्या है आइसोटोप्स का? बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देम। न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इनका न्यूट्रॉन्स जो होता है अलग होता है। अगर मैं बात करूं प्रोटियम का तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होगा वो 1 होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं ड्यूटेरियम का तो इसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो 2 होंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं ट्राइटियम का तो इसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे दैट विल बी योर 3 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो सबके अंदर आप देख रहे हैं प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है बट न्यूट्रॉन्स अलग है। इसमें न्यूट्रॉन्स 1 है, इसमें न्यूट्रॉन्स 2 है, इसमें न्यूट्रॉन्स 3 है। अब न्यूट्रॉन्स के अलग होने के कारण आपको पता है मास नंबर हम डिस्कस करके आए हैं कि सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो इसका जो मास नंबर बन जाता है वो बन जाता है आपका 1, इसका मास नंबर बन जाता है 3 और इसका मास नंबर बन जाता है 4। तो क्योंकि इन सब का मास नंबर बदल जाता है, क्योंकि मास नंबर डिपेंड होता है न्यूट्रॉन्स पे, और क्योंकि इसके अंदर अलग अलग न्यूट्रॉन्स होते हैं तो हाइड्रोजन के हमें 3 आइसोटोप्स मिलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये 3 आइसोटोप्स हमें मिलते हैं हाइड्रोजन के। ऐसी हमें अगर बात किया जाए कार्बन के भी मिलते हैं। कार्बन के हमें 2 आइसोटोप्स मिलते हैं, एक C612 और एक C614। 2 आइसोटोप्स हमें कार्बन के मिले। क्लोरीन के भी हमें 2 आइसोटोप्स मिलते हैं। क्लोरीन के भी हमें 2 आइसोटोप्स मिलते हैं। एक मिलता है C1735, एक मिलता है C1737। तो हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सब पे एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफर कर रहे हैं मास नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स अलग हो जाता है। तो आइसोटोप्स जो है इनमें क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफर हो जाएगा। आइसोटोप्स के अंदर होता है कि मास नंबर
डिफर कर जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आज हमें डिस्कस करना है, एंड दैट इज योर आइसोबार्स। आइसोबार्स, तो हम आइसोबार्स के भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट with different atomic number, with different atomic number which have the same mass number, which have the same mass number। मतलब कि जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर अलग हो जा रहा है, मास नंबर सेम हो जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम, और एक हम ले लेते हैं एग्जांपल, अगर मैं ले लूं तो कैल्शियम ले लेता हूं और एक आर्गन ले लेता हूं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, लेकिन दोनों का मास नंबर होता है 40। तो यहां पे आप देख रहे हो कि दोनों एलिमेंट अलग है, एलिमेंट अलग है। ये एक कैल्शियम है, दिस इज योर कैल्शियम एंड दिस इज योर आर्गन, दोनों अलग अलग है एलिमेंट। दोनों का एटॉमिक नंबर भी अलग है, इसका एटॉमिक नंबर है 20, इसका एटॉमिक नंबर है 18, बट मास नंबर सेम है, तो इसीलिए बोलेंगे कि ये दोनों क्या है? आइसोबार्स है। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं आइसोटोप्स के। आइसोबार्स जो होते हैं उनमें एटॉमिक नंबर डिफर करता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, सेम मास नंबर होता है। ठीक है, ये हो गए आइसोबार्स के बारे में हमारा डिस्कशन। अब हम चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, जिसके लिए ये पूरा का पूरा वीडियो बना है। ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स नेक्स्ट लेक्चर का ही टॉपिक था, बस क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा था, मोर देन 35 सेकंड, तो मैंने आज उसको वहां पे एंड कर दिया। आज का पूरा जो लेक्चर है वो फोकस होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। आज का पूरा लेक्चर इस पे फोकस होने वाला है कि आखिर केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, कितने टाइप्स का बॉन्ड्स होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन with one another to form a molecule, ये चीज हमें शुरू से पता है कि सेम एलिमेंट के एक एटम्स, ठीक है, सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं वन अनदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मतलब सेम एलिमेंट के दो एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं ले सकता हूं कि ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के क्या होंगे? सेम एलिमेंट ऑक्सीजन, इसके दो एटम्स आएंगे और दो एटम्स आके एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाएंगे, दैट इज योर O2। तो सेम एलिमेंट के एटम्स अपने आप में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और दूसरा बात हमें यह भी पता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन a molecule combine with another to form a molecule of compound। अब यही अगर
अलग अलग एलिमेंट के एटम्स आके आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल को बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं ले सकता हूँ कि हमारे पास हाइड्रोजन का 2 एटम है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग एलिमेंट है। ये कंबाइन करके हमको कंपाउंड दे रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये 2 चीज तो हमें पता था, बट सबसे बड़ा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है आज का कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल या व्हाई डू मीन्स फॉर्म टू कंपाउंड। तो क्वेश्चन है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। आखिर ये कंबाइन करते ही क्यों है, क्या रीजन है, इनको कंबाइन करने का आखिर जरूरत क्यों है। ये अलग अलग भी तो रह सकते हैं, बट कंबाइन क्यों करते हैं। सबसे मेन इसका जो रीजन है, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल so as to attain chemical stability। chemical stability देखिए, केमिस्ट्री के अंदर हमें पता है कि जितना भी एलिमेंट्स होता है, जितने भी एलिमेंट्स है, सबको केमिकली स्टेबल होना है, बट एटम्स जो है वो केमिकली स्टेबल है नहीं। ठीक है, केमिकली स्टेबल जब वो है नहीं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ आके बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो केमिकली स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब किसी भी एटम्स को अगर केमिकली स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये पॉइंट हमें पता है। बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसी के लिए ये क्या करते हैं कि दूसरों के साथ कंबाइन करके केमिकली स्टेबल बनने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां तक हमने पढ़ा कि ये कंबाइन क्यों कर रहे हैं, टू अटेन द केमिकल स्टेबिलिटी, ताकि उन्हें केमिकली स्टेबल बनना पड़े, बन सकते हैं वो केमिकली स्टेबल आपस में मॉलिक्यूल्स बना के। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। देखिए, for an atom to be chemically stable, the maximum number of electrons in their outermost shell should be 8। किसी भी एटम्स को अगर केमिकली स्टेबल होना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट सेल में होना चाहिए 8 होने चाहिए। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल होते हैं। जितने भी नोबल गैस है सारे स्टेबल है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। बट most of the atoms do not have 8 electrons in their outermost shell, और जिसके वजह से क्या हो जाता है कि दे आर नॉट केमिकली स्टेबल। अब क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं आउटर मोस्ट शेल में तो ये केमिकली स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी कारण के वजह से, इसी 2 रीजन के वजह से, ये हमारा 2 क्या है, ये हमारा 2 रीजन है जिसके वजह से क्या होता है
कि so they combine with other atoms to complete their octet to attain stability. Therefore they combine with other atoms to complete their octet and attain stability. ठीक है, तो क्योंकि ये दो रीजन के वजह से कोई भी एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करके केमिकली स्टेबल होने के लिए। तो ये रीजन है कि कोई भी एटम क्यों आपस में बॉन्ड बनाता है, ताकि वो केमिकली स्टेबल हो सके। ठीक है, और हमें ये याद रखना है कि किसी को भी अगर केमिकली स्टेबल होना है तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसे हमें देखना है कि हाउ डू एटम्स कंबाइन। अब कंबाइन क्यों करते हैं ये तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरा क्वेश्चन कि हाउ डू एटम्स कंबाइन। तो यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन के वे में हम इसे पढ़ रहे हैं। हमने ये पढ़ लिया कि कंबाइन तो करते हैं, कंबाइंस तो करते हैं, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन करते कैसे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाल दिया कि वो करते कैसे हैं। ठीक है, तो एटम्स कंबाइन करते हैं आइदर बाय शेयरिंग ऑफ या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखिए तो एटम्स कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और by sharing of electrons between the atoms। तो दो ही तरीका है हमारे पास, या तो हम इलेक्ट्रॉन्स को पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे या हम उसको शेयर करवा देंगे। तो अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है तो वो बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, और अगर वो शेयर करके बन रहा है तब वो बनेगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि हाउ आर द एटम्स हेल्ड इन अ मॉलिक्यूल। हाउ आर द एटम्स हेल्ड इन अ मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम्स कैसे अपने आप को हेल्ड करके रखते हैं, मीन्स वो कैसे अपने आप को पकड़ के रखते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो एटम्स आर हेल्ड इन अ मॉलिक्यूल बाय अ स्ट्रॉन्ग force of attraction known as chemical bond। तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो चीज को एक साथ रहना है तो कोई एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होना चाहिए जो उसको होल्ड करके रख सके, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। केमिकल यहाँ पे जो बॉन्ड के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है दैट इज अ केमिकली फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया केमिकल बॉन्डिंग पे। सबसे पहले हमने ये देखा कि आखिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते क्यों हैं। हमें ये तो पता था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन करके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ अनदर डिफरेंट एलिमेंट सेम मिल के बनाते हैं कंपाउंड। बट क्वेश्चन ये आ रहा था हमारा पहला कि ये कंबाइन क्यों करते हैं, तो हमने उसका आंसर निकाला कि केमिकल स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, कोई भी केमिकली स्टेबल हो जाए ताकि वो इसीलिए बॉन्ड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ रहा था कि केमिकल स्टेबिलिटी को हमने डिस्कस किया कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो आउटर मोस्ट शेल में केमिकली स्टेबल होगा, और अगर किसी के पास लेस देन 8 है तो वो केमिकली स्टेबल नहीं होगा। तो इसी को पूरा करने के लिए वो स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि एटम्स कंबाइन कैसे करते हैं। तो एटम्स कंबाइन करते हैं या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहीं से हमारा बनेगा दो टॉपिक, एक होगा आयनिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो टाइप्स के बॉन्ड यहाँ बनते हैं और ये एटम्स आपस में मॉलिक्यूल्स के अंदर केमिकल फोर्स से रहते हैं। तो दो टाइप के बॉन्ड्स हो जाते हैं हमारे पास। अगर हम बात कर ले टाइप्स ऑफ बॉन्ड में, तो अभी क्लास 7 में 8 में आपको दो ही बॉन्ड्स को पढ़ना है। वन इज योर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड टॉपिक इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। ये दो पॉइंट हमें अच्छे से डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन अगर लिख ले तो द केमिकल बॉन्ड formed due to complete transfer of electrons from one atom to another is called electrovalent और आयनिक बॉन्ड। ये हो गया इसका डेफिनेशन। बहुत चीज इसमें हमें पढ़ना है। तो हमने अभी पढ़ा कि दो टाइप से बॉन्ड बन सकता है, या तो मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं, दैट इज द की वर्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं सीधा कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है दैट इज योर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब हमें एक चीज पता है कि मेटल्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 1, 2 या 3। ठीक है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल में हो सकते हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 4, 5, 6, 7 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जनरली होता क्या है कि मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। और होता क्या है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिव साइन आता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा पॉजिटिव साइन आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए। सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज योर सोडियम, वेरी नाइस एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड दैट इज योर NaCl। NaCl को बनने के लिए हमें दो चीज का जरूरत है। वन इज योर सोडियम Na जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, वी ऑल नो दैट। दूसरा हमें चाहिए क्लोरीन दैट इज योर Cl जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दूं तो 2,8,1, और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दूं तो 2,8,7।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया मैंने, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल में पूरा बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, कितने शेल्स में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। यहाँ पे हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम बोल सकते हैं कि सोडियम मेटल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये गेन करेगा, तो इस पे नेगेटिव साइन आएगा और ये नॉन मेटल कहलाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि सोडियम को भी स्टेबल होना है, क्लोरीन को भी स्टेबल होना है। सोडियम को स्टेबल होने के लिए अगर देखा जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज कर देगा, और इसको 1 चाहिए था, ये गेन कर लेगा। तो होगा क्या कि सोडियम के Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ले लेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव साइन, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो ये बनता है Na+Cl-। ठीक है, और आपको पता होगा कि 2 अपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस चीज़ को भी अभी हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब आयंस क्या होते हैं, यहाँ पे ये समझ लीजिए आयंस क्या होते हैं। एन एटम, एन एटम्स which becomes charged by losing या फिर gaining of electrons are called आयंस। तो आयंस क्या होते हैं, या तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम कैटायन बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, इसे बोला जाता है कैटायन। और नेगेटिवली charged ion is called anion। अब कोई भी पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज वो तभी बन पाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो कैटायंस जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और कोई अगर गेन कर रहा है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो उसमें एनायन होगा, तो ये बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एक और है कि पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ आयन, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयंस, ग्रुप ऑफ एटम जिसमें चार्जेस हो, जैसे NaCl के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो पॉली एटॉमिक आयन हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बीच में। क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसको आंसर कीजिए। तो वेरी सिंपल है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बन रहा है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपने आप को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसीलिए जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये जनरली सॉलिड होते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ले लो, जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है NaCl, MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये सारे हमारे क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, और ये सारे के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड formed by the mutual sharing of electrons, this word is important, mutual sharing of electrons are called कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज योर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो मैं भी आपको एक इलेक्ट्रॉन्स दे सकता हूं, आप अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो मैं भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता हूं। तो जितना आप मुझे इलेक्ट्रॉन्स दोगे मैं भी आपको उतना इलेक्ट्रॉन्स दूंगा। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर आ जाए तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 दोनों के पास है। अब दोनों को अगर एक साथ स्टेबल होना है तो दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स का नीड है। तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेंगे। ये लोग दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये लोग बना देंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक हो जाते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक हो जाते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑल्दो डबल, सिंगल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें खाली कोवेलेंट बॉन्ड को देख लेना एक बार हल्का सा कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। बाकी इतने डीप में हमें जाना नहीं है क्योंकि ये क्लास 7 का टॉपिक नहीं है। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया, सिंगल मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहा है, डबल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ऑक्सीजन के केस में, ट्रिपल मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रोजन। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने हाइड्रोजन को एक और लेके आएगा, इसके पास भी 1 है, दोनों को एक शेयर करके स्टेबल हो जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन 2 पे स्टेबल हो जाता है। तो जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे हो रहा है दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ तक हमने आज कवर किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ा, आइसोटोप्स, आइसोबार्स पढ़े, हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, क्या ऐसा फोर्स है जो उसे होल्ड करता है। देन वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इन डिटेल, पूरा हमने पढ़ा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से कोई पॉजिटिव बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से कोई नेगेटिव बनता है, कैटायंस, एनायंस, सारा चीज़ हमने देखा। और एट द लास्ट हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियोस अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कर लीजिए। इस चैप्टर का और एक पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट, और ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।